जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसा कि सिलेबस में मेंशन है उत्तराखंड की ज्योग्राफी में। ठीक है, तो हमने उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसको भी कवर किया था। फिर हमने नदियों के बारे में देखा, झीलों के बारे में देखा, ग्लेशियर्स के बारे में देखा। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की जो पॉलिसी है पर्यटन के क्षेत्र में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड एक, जानते ही हैं आप लोग कि एक टूरिज्म वाला राज्य है, और एक सोर्स ऑफ इनकम सबसे ज़्यादा जो जनरेट होती है उत्तराखंड सरकार को, वो टूरिज्म सेक्टर से होती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर कहलाता है, ठीक है, टूरिज्म वाला सेक्टर। तो ये देखते हैं क्या उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने कोई नीति भी बना रखी है या नहीं। तो टॉपिक का नाम है उत्तराखंड की पर्यटन नीति, यानी कि टूरिज्म पॉलिसी। तो उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, आप जानते ही हैं। तो इसको सुनियोजित तरीके से करने के लिए सर्वप्रथम जो पर्यटन नीति थी वो लाई गई थी सन 2001 में। ये आप देखेंगे ध्यान से कि सबसे पहले जो पर्यटन नीति थी वो कब लाई गई थी, 2001 में, याद रखेंगे इसको। और फिर 8 अगस्त 2018 को राज्य कैबिनेट ने नई पर्यटन नीति की घोषणा करी। ठीक है, नई पर्यटन नीति में राज्य में पर्यटन केंद्र को बढ़ावा देने व लोगों को रोजगार में वृद्धि करने के लिए भी कई सारे उपाय सुझाए गए थे। इस नीति में साहसिक खेलों की नियमावली में संशोधन करते हुए कई गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। तो ये कुछ चेंजेस थे जो 2018 में टूरिज्म पॉलिसी में उत्तराखंड सरकार ने ऐड किया था। ठीक, तो दोनों ईयर्स याद रखेंगे आप, एक तो 2001 और दूसरा 2018। उत्तराखंड, चलिए सरकार के संबंध, मतलब पर्यटन संबंधी जो प्रयास थे उसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को एक किस प्रकार के उद्योग का दर्जा दिया है, तो इसका नाम है एक थ्रस्ट उद्योग दिया है। थ्रस्ट यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। उत्तराखंड में पर्यटन के विकास के लिए सिंगापुर मॉडल को अपनाया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। राज्य के अक्टूबर 2001 में, है ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री द्वारा पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कॉस्टन फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के द्वारा पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया है। टेस्ट नहीं, स्टेट होगा ये। ठीक, राज्य में पर्यटन में लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जून 2002 से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना भी, ये एक स्वरोजगार योजना है जो चलाई जा रही है। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना कब से चलाई जा रही है, वर्ष 2002 से। तो यहाँ ध्यान देंगे 1 जून 2002, डेट याद रखनी है आपको। ठीक है, 1 जून 2002 वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये, ध्यान देने जैसा। राज्य में वर्ष 2014-15 से 4 धाम यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण आरंभ किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि बायोमेट्रिक पंजीकरण की शुरुआत कब करी गई, 2014-15 से। तो इस पॉइंट को मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मानूंगा। ठीक, उत्तराखंड राज्य को देवभूमि कहा जाता है। राज्य में सर्वे ऑफ इंडिया परिसर देहरादून में पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क विकसित किया जा रहा है। तो देखेंगे कि पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क कहाँ पर है, देहरादून में है। देहरादून में कहाँ पर, सर्वे ऑफ इंडिया में। राज्य में राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। राज्य में सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, रामनगर में। इंपॉर्टेंट देखिए, राज्य में सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड कहाँ पर स्थापित किया गया है, रामनगर में। ठीक, चूना खान की एक जगह है वहाँ पर। अक्टूबर 2015 से दूर दराज के गांव, कस्बों
और घरों में पर्यटकों को ठहराने के लिए होम स्टे योजना प्रारंभ की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मानेंगे कि होम स्टे योजना कब शुरू करी गई? 2015 से। ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक भी करिएगा कि ये 2018 है या 2015, प्लीज। ओके। राज्य में सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान 2015-16 के अनुसार जिम कॉर्बेट पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क, पूरी दुनिया में मशहूर जिम कॉर्बेट पार्क। और उसके बाद नंबर आता है राजाजी नेशनल पार्क, और तीसरे नंबर पर है वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी। विभिन्न मंदिरों, पीठों एवं मठों की उपस्थिति के कारण ही देवभूमि कहा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ लगभग 152 मुख्य पर्यटन स्थल और अन्य दार्शनिक स्थल तथा धार्मिक स्थल अवस्थित हैं। पर्यटन उद्योग राज्य की आय तथा रोजगार का एक प्रमुख साधन भी है, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक जिले करके कि किस जिले में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पॉट्स मौजूद हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हाँ, याद रखना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं देहरादून से। देहरादून से शुरुआत कर लेते हैं जी। देखिए, कब बना देहरादून जिला? 1817 में। पहली बात तो ये मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और 1975 में यह गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया है तब से। वेरी इंपॉर्टेंट। देहरादून नगर बाह्य और मध्य हिमालय के बीच स्थित दून घाटी में बसा हुआ है। इसका आकार द्रोण जैसा यानी कि दोने जैसा, कटोरे जैसा कह सकते हैं। ठीक है, तो देहरादून अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट सिटी बन जाता है उत्तराखंड का। ठीक, अब हम देखते हैं कि देहरादून जिले में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो एक प्रमुख स्थल के पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ये है 1983 में स्थापित था वन्य जीव विहार, जिसमें पहले से ही मोतीचूर, चीला और राजाजी को मिलाकर बनाया गया था। इसका नाम आप पता ही होगा आपको कि सी राजा गोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। ठीक, आसान सा फैक्ट है, याद रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मालसी डियर पार्क, ये देहरादून में ही है, मसूरी रोड पर है, हिरण और पक्षियों वाला जंतु उद्यान है। सहस्त्रधारा देहरादून से 14 किलोमीटर दूर बाल्दी नदी पर स्थित है। याद रखेंगे किस नदी पर है? बाल्दी नदी में। और बाल्दी नदी में एक मिनरल पाया जाता है सल्फर, गंधक युक्त जल वाला, मतलब कह सकते हैं मिनरल है इसमें। ये भी एक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ठीक, चर्म रोग ठीक होता है इसमें नहाने से, ऐसा माना जाता है। टाइगर वाटरफॉल चक्राता के पास। 4 सिद्ध, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। दात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्धों के स्थान कहाँ पर हैं? देहरादून में है। लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, माडू सिद्ध। इंपॉर्टेंट, 4 सिद्ध कहाँ स्थित है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे बात को। मसूरी जानते ही आप लोग, मसूरी जिला देहरादून जिले में है। मसूरी एक पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर, पर्वतों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के सबसे पुराने हिल स्टेशंस में से एक है। असली संस्थापक किसको माना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी को, और आयरिश ऑफिसर थे कैप्टन यंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला हमको। इसकी स्थापना किसने करी थी? एक आयरिश ऑफिसर है कैप्टन यंग। कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज कब करी थी? 1825 में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1825 में यहाँ की पहली इमारत मलिंगार होटल बनी थी। मलिंगार होटल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एंशिएंट बिल्डिंग ऑफ मसूरी। 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित करवाया था, यानी कि एवरेस्ट हाउस भी कहते हैं इसको, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से, 1832 में। ठीक है, भद्राज मंदिर मसूरी में स्थित भगवान कृष्ण के अग्रज बलभद्र का मंदिर है ये। ठीक, ज्वालाजी मंदिर मसूरी से 9 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में है, बिनोंग पहाड़ी में। बिनोंग पहाड़ी, ओके। गन हिल यानी कि तोप टिब्बा, ये भी मसूरी में है। सुरकुंडा देवी का मंदिर मसूरी में है। ठीक है, कैंपटी फॉल यमुनोत्री मार्ग पर है मसूरी से।
तपोवन ऋषिकेश में है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है, फिलहाल बंद कर दिया गया है इसको। भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है, त्रिवेणी घाट के पास स्थित है। कैलाश निकेतन मंदिर, शिवानंद झूला, मुनि की रेती ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर टिहरी जिले में यह स्थान गंगा के दाईं ओर स्थित है। शिवपुरी, गच्चू पानी, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। रोबस गुफाओं के लिए जाना जाता है। गच्चू पानी के नाम से विख्यात रोबस केव्स इज इन देहरादून। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब, देहरादून के संस्थापक और उदासीन परंपरा के गुरु राम राय ने सन 1669 में इसकी स्थापना की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ठीक। गुरु राम राय दरबार साहिब। चंद्रबदनी, महर्षि गौतम ने इस स्थान में अपनी सहधर्मिणी अहिल्या एवं पुत्री अंजनी के साथ लगभग 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। यहाँ गौतम कुंड है। चंद्रबनी। भागीरथी रिजॉर्ट भी देहरादून में है। फन वैली देहरादून में ही है, हरिद्वार मार्ग पर, ठीक है। यहाँ पर गो कार्टिंग, वाटर स्लाइडिंग, सबसे बड़ा लहर तालाब यानी कि वेव कह सकते हैं, वेव लेक कह सकते हैं। 20 रोमांचकारी खेल यहाँ पर आकर्षण का केंद्र हैं। तो फन वैली इज ऑल्सो इन देहरादून। तो एक बार रीडिंग मार लेंगे अगर आप, तो हो सकता है आपके बैक ऑफ द माइंड में रहे, और अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो फन वैली, भागीरथी रिजॉर्ट, चंद्रबनी, श्री गुरु राम साहिब, गच्चू पानी, शिवपुरी, मुनि की रेती, तपोवन, कैंपटी फॉल्स, सुरगंडा देवी, ज्वाला जी मंदिर, भद्राज टेम्पल, मसूरी, ये सब कहाँ के हैं? ये सब हैं देहरादून में। अब आ जाते हैं हरिद्वार में। अच्छा, अच्छी बात इसमें इस नोट्स में ये है कि कौन सा जिला कब बना, इसका ईयर दिया गया है। दिसंबर 1988, 28 दिसंबर 1988 को बनाया गया क्या? हरिद्वार। तो 1988 से लेकर राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल में था, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात दी गई है। 1988 से लेकर राज्य के गठन होने तक यानी कि नवंबर 2000 तक। इसके बाद इसको किस में शामिल किया गया? गढ़वाल मंडल में जिला बनाया गया। जिला तो पहले से ही था, लेकिन गढ़वाल मंडल में जिला बना दिया गया 1988 के काफ़ी 12 साल बाद, ठीक, जिले के रूप में ही। हरिद्वार को पुराणों तथा संस्कृत साहित्य में गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, माया क्षेत्र आदि से संबोधित किया गया है। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खांडव वन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खांडव वन किसको कहा गया है? हरिद्वार को कहा गया है। पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहीं पर छिपे हुए थे। इतिहासकारों ने इसे गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना है, यानी कि ऑकर कलर्ड वेयर, जिसका काल ईसा पूर्व लगभग 1200 से 1700 वर्ष के मध्य ठहराया जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने मायापुरी क्षेत्र में रहकर तपस्या की थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है हरिद्वार के संबंध में। वेनसांग कब आए थे हरिद्वार? 634 में, और इस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। इस नगर को मोयूलो तथा गंगा को महाभद्रा कहा है। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे याद रखने के लिए। मोयूलो की पहचान हरिद्वार से, नदी का नाम गंगा, महाभद्रा किसने कहा है? वेनसांग ने कहा है। अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती रही है। वेरी गुड। फिर देखते हैं चंडी देवी मंदिर, जो कि पौड़ी में बताया गया है। यहाँ पर यहाँ मनसा देवी हो, जहाँ मनसा देवी हो वहीं चंडी देवी का होना अनिवार्य है। हरिद्वार के पूर्वी छोर पर शिवालिक के नील शिखर पर चंडी देवी का मंदिर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में है। प्रमुख स्थानों में से एक बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित है। कहा जाता है कि पार्वती ने यहीं पर शिव की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं पर उन्हें दर्शन दिया था। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर इज इन हरिद्वार। भीमगोड़ा कुंड है, पांडव काल का बताया जाता है। यह कुंड भीम के घोड़े की टाप से बना हुआ था। शांति कुंज आप जानते ही हैं, पंडित श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज की स्थापना की गई 1971 में। इस स्थान में नित्य गायत्री यज्ञ व साधना होती है। आज यह स्थान गायत्री तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित है। शांति कुंज हरिद्वार।
कनखल हरिद्वार के दक्षिण में स्थित एक उपनगर है। पौराणिक काल में यह नगर शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दक्ष प्रजापति की राजधानी क्या रही है? कनखल रही है। ठीक है। सनत कुमारों को यहीं पर सिद्धि मिली थी। कालिदास के मेघदूतम में इस नगर का वर्णन किया गया है। गौ घाट ब्रह्मकुंड के दक्षिण स्थित इस घाट पर स्नान करने से मनुष्य गौ हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है उसकी। वाह। गौ घाट में फिलहाल जब तक पाप धोने की व्यवस्था रहेगी, जब तक पाप धोने की व्यवस्था रहेगी तब तक पाप होते रहेंगे, ये भी जान लीजिए। ठीक है। कशारवत घाट गौ घाट के ही समीप है। यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी। माया देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। मनसा देवी हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच बिल्व शिखर पर, जो कि नगर के पश्चिम में स्थित है, यह मंदिर स्थित है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चमोली की। चमोली की बात कर लेते हैं। चमोली अर्थात गोपेश्वर के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। चलिए, सबसे अच्छा फैक्ट इसमें सबसे पहली लाइन में दिया है वो ये कि स्थापना कब हुई है? फरवरी 1960 में। याद रखेंगे, गढ़वाल जनपद से अलग करके नया जनपद बनाया गया था चमोली को 1960 में। इसी को मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मानूंगा चमोली के बारे में। सबसे पहले जो बात दी गई है ये। साथ ही फिर पंच बद्री जो हैं, बद्री का मतलब विष्णु से है, केदार का मतलब भगवान शिव से है। विष्णु भगवान चमोली जिले में ही स्थित है, कह सकते हैं 5 बद्रियों में। बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्धि बद्री, योग ध्यान बद्री, सबके सब कहाँ हैं? चमोली में। बद्रीनाथ को बद्री विशाल भी कहा जाता है। ठीक। अब बात करते हैं पंच केदार की। पंच केदार के नाम सुन लीजिए पहले तो। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर और स्वयं केदारनाथ सबसे इंपॉर्टेंट उसमें। ठीक है। सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु, केदारनाथ उनकी सबसे पहली पसंद होती है, नो डाउट अबाउट दैट। वर्तमान में चमोली जनपद में रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है। शेष 3 जो केदार हैं वो कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में। इसको जान लीजिए आप लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है इसमें। ठीक है। शेष 3 कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। तो कौन कौन सा है चमोली में? रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। पंच केदारों में से केदारनाथ, महामदेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ मंदिर की व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है। या ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, पंच केदारों में से केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ मंदिर की व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है, जबकि कल्पेश्वर मंदिर की व्यवस्था बद्रीनाथ मंदिर समिति के द्वारा की जाती है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट बद्रीनाथ। ठीक। रुद्रनाथ चमोली जिले में स्थित भगवान शिव का मंदिर है, नो डाउट। कल्पेश्वर, पंच केदार कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटा की पूजा की जाती है। कहां पर? कल्पेश्वर में। कहते हैं कि इस स्थान पर अप्सरा उर्वशी तथा दुर्वासा ऋषि ने कल्पेश्वर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। पंच प्रयाग पवित्र नदियों के संगम पर स्थित प्रयागों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। गढ़वाल में अलकनंदा एवं विभिन्न नदियों के संगम पर स्थित पंच प्रयाग विशेष महत्व के हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इसके बारे में हम नदियों के बारे में पढ़ ही चुके हैं। इनमें से 3 प्रयाग जो हैं, जो आपको याद रखने हैं, वो चमोली में है। वो कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, तीनों के तीनों कहाँ हैं? चमोली। मैप देखेंगे सब दिखाई देगा आपको। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा से मिलकर, नंद प्रयाग आप जानते ही हैं कहाँ पर है? चमोली में है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से मिलकर बनता है। इस संगम का नाम राजा नंद के नाम पर रखा बताया जाता है। यहाँ विष्णु जी का मंदिर है, गोपाल मंदिर कहते हैं। कर्णप्रयाग आप जानते ही हैं, पिंडर और अलकनंदा नदी के संगम पर है। नदी के केस में हम ये पढ़ चुके हैं। हेमकुंड साहब भी चमोली में ही है, 4529 मीटर की ऊंचाई पर है। हेमकुंड स्वर्ण झील जोशीमठ से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो ये सारे संबंध जो भी मतलब फैक्ट देख रहे हैं ये चमोली से रिलेटेड है। ठीक, बात को समझेंगे। रूपकुंड भी चमोली में है। यह स्थल चमोली जनपद के विकासखंड देवाल से 25 किलोमीटर तथा समुद्र तल से देखिए काफी ऊंचाई पर है, 4780 मीटर की ऊंचाई पर। देख रहे हैं बात, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर त्रिशूली पर्वत की तलहटी पर स्थित है कौन सा? रूपकुंड। यह झील लगभग 500 फीट व्यास की कटोरे की आकार की है। ठीक, इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान से देखेंगे। अब बात कर लेते हैं पौड़ी गढ़वाल के। देखिए उत्तराखंड एग्जाम का अपना फ्लेवर है, ठीक है, और इस सभी फ्लेवर को समेटने की कोशिश करी है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के टीम ने। तो प्लीज उनके द्वारा जो की गई मेहनत है उसको जस्टिफाई करना है हम सबको। पौड़ी गढ़वाल के कुछ पर्यटन स्थल देख लेते हैं। श्रीनगर, गढ़वाल नरेशों द्वारा स्थापित अलकनंदा के बाएं तट पर। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि श्रीनगर किस तट पे है, कहां पर है। पौड़ी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कण्वाश्रम शिवालिक श्रेणी के हेमकूट तथा मणिकूट पर्वत के मध्य मालिनी नदी के तट पर स्थित है। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम में शिक्षा प्राप्त की। ये सारी बातें आपने हिस्ट्री के दौरान भी पढ़ी हैं, ठीक है, फिर भी अगर रिपीट करने का मौका मिल जाए तो क्या बुराई है। सिद्ध बलि मंदिर, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर, कोटद्वार से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धारा देवी मंदिर भी यहीं पर है, ठीक है। इसका प्राचीन मंदिर जल विद्युत परियोजना के कारण डूब गया था और नया मंदिर पुराने स्थान से 21 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित किया गया है। धारा देवी मंदिर की बात हो रही है। दुगड्डा कोटद्वार से 16 किलोमीटर दूरी पर लंगूर एवं सिलगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि दुगड्डा नाम का जो शहर है, काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी यहाँ पर, लंगूर और सिलगाड़ नदी के संगम पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्थान को धनीराम मिश्र ने अपने खेतों पर बसाया था। तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं, और हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। 3 नाम याद रखने हैं, धनीराम मिश्रा, लंगूर और सिलगाड़ नदियां, और ब्रिटिश काल में यह व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। तो ये सारे फैक्ट इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। बिनसर महादेव का मंदिर पौड़ी और चमोली के बॉर्डर पर दूधा टोली श्रेणी पर स्थित है, और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ लगता है मेला। अब बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर स्थित लैंसडाउन नाम का स्थान। कोटद्वार से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह सैन्य नगर है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। ठीक, 1990 में तत्कालीन, 1990 नहीं है 1890 होना चाहिए, तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ताड़केश्वर मंदिर, कालेश्वर महादेव, भाल लेक, दरबान सिंह नेगी व गमन सिंह नेगी स्मारक म्यूजियम, टिफिन टॉप, सारे दार्शनिक स्थल यहीं पर मौजूद हैं। कोट महादेव का मंदिर पट्टी सितोनस्यू यहीं पर स्थित है। यह स्थान महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे किसके बारे में, पौड़ी गढ़वाल के बारे में। अब आ जाते हैं अल्मोड़ा, सांस्कृतिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर अल्मोड़ा। इसका भी अपना विशेष महत्व है भाई, जानना होगा इसके बारे में भी। शीतला खेत स्थान अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर रानीखेत और अल्मोड़ा के मध्य स्थित है। यानी कि बात हो रही है अल्मोड़ा जिले की, लेकिन उसमें बात हो रही है किसकी, शीतला खेत नामक स्थान की। झूला देवी मंदिर यहीं पर है। चौबटिया, यहाँ पर ऑर्चर्ड यानी कि फलों की फैक्ट्री है, जाना जाता है उसके लिए। वीरणेश्वर मंदिर अल्मोड़ा बिनसर पहाड़ी पर झंडीपार नामक स्थल पर राजा कल्याण चंद द्वारा बनवाया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और शिव को समर्पित है भैया। द्वाराहाट मंदिर समूह, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 138 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वाराहाट हिमालय की द्वारिका के नाम से जानी जाती है, और कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्म निष्ठा का प्रतीक है द्वाराहाट। 11वीं 12वीं शताब्दी में यहाँ 30 मंदिरों और 365 बावड़ियों का निर्माण करवाया गया था, और इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं कत्यूरी शासकों से। ठीक है, साथ साथ हिस्ट्री भी चल रही है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इन मंदिरों का निर्माण काल 11वीं और 12वीं शताब्दी बताया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, सही है। इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर गूरज देव का मंदिर है। अन्य मंदिरों में भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर प्रमुख हैं। मंदिर के 3 समूह कचहरी, मनिया, रत्न देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये देखेंगे, याद रखने जैसा है ये, ठीक है, कचहरी, मनिया, रत्न देव।
विभांडेश्वर द्वाराहाट से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित पांडुकेश्वर मंदिर के स्थानीय लोग उत्तर का काशी, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, उत्तर का काशी कहा जाता है, उत्तर काशी नहीं, उत्तर का काशी, ठीक है। विश्व संक्रांति के अवसर पर यहाँ स्यालदे बिखौती का मेला लगता है। अब बात करते हैं सोमेश्वर मंदिर की। अल्मोड़ा कौसानी मार्ग पर स्थित है सोमेश्वर मंदिर, राजा सोमचंद्र ने करवाया था भाई, याद रखेंगे इस बात को। जटागंगा के किनारे स्थित जागेश्वर मंदिर समूह को 5वां धाम कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, उत्तराखंड का 5वां धाम कौन सा है? यह है आपका जागेश्वर। जागेश्वर मंदिर समूह क्या है? 5वां धाम कहा गया है, जहां 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली में बना है, राजा कटारमल ने करवाया था। द्वाराहाट मंदिर समूह हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं में केदारनाथ और बद्री भगवान का मंदिर द्वाराहाट अल्मोड़ा में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुमाऊं में केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ है? द्वाराहाट में, ठीक है। अल्मोड़ा जिले में ही एक इंपॉर्टेंट स्थल है जिसका नाम है रानीखेत, तो पर्यटकों की नगरी कहा जाता है। 50 किलोमीटर दूर है, जब आप जाएंगे तो एक रोड कट जाती है बाईं तरफ अल्मोड़ा से काफ़ी पहले, ठीक है। रानीखेत गांधी कुटी तथा गुभू देवता के मंदिर रानीखेत से की दूरी पर है और होकारा देवी मंदिर के लिए जाना जाता है। चितई मंदिर भी एक इंपॉर्टेंट, बहुत सारी घंटियां लगी रहती हैं गोलू देवता को समर्पित, यहाँ भी लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और न्याय का देवता माना जाता है गोलू देवता को, घंटी चढ़ाई जाती है, ठीक है। नेट में भी आप चेक कर सकते हैं। गणनाथ मंदिर कहते हैं इसको, एक प्राकृतिक गुफा में स्थित शिव मंदिर है जो अल्मोड़ा से 47 किलोमीटर दूरी पर है। गणनाथ मंदिर। जागेश्वर समूह मंदिर अल्मोड़ा नगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर जटागंगा के किनारे स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जागेश्वर जो मंदिर है वो किस नदी के तट पर है? बहुत छोटी नदी है वो, नाम लेकिन क्या उसका? जटागंगा। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जहां 150 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में केवल 25 ही ठीक अवस्था में हैं। इन मंदिरों का निर्माण कत्यूरी शासक शालिवाहन देव ने 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य करवाया था। इसके मुख्य मंदिर के भीतर राजा दीपचंद्र की मूर्ति लगी है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि किस चंद वंश के शासक की मूर्ति है ना जागेश्वर मंदिर समूह में है? दीपचंद्र के, ठीक। नंदा देवी अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित है, यहाँ 3 देवालय हैं, जबकि कमिश्नर ट्रेल द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमाओं को पर्वतेश्वर मंदिर में रखा गया, तब इसका नाम क्या पड़ गया? नंदा देवी। वेरी इंपॉर्टेंट। रामशिला मंदिर अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित है। 1518 में अष्टमहल दुर्ग के मध्य में राजा रूपचंद्र ने इस रामशिला मंदिर समूह का निर्माण करवाया था। धूनागिरी भी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में ही, ठीक है। माता वैष्णवी का शक्तिपीठ है और इस मंदिर की स्थापना 1183 में हुई थी। अब आ जाते हैं नैनीताल में। नैनीताल के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल। खुद नैनीताल अपने आप में ही एक सरोवर नगरी जाना जाता है, काफ़ी पर्यटक यहाँ हर साल आते ही हैं। पहले तो ऐसा होता था कि गर्मियों के महीने में ही लोग यहाँ काफ़ी मात्रा में आते थे। अब तो वर्ष भर यहाँ पर है ना पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। बस फिलहाल बारिश के महीने में यहाँ पर सारे पर्यटक चले जाते हैं। नैनीताल को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर नैनीताल अगर आप लोग आए हों तो चारों तरफ से झील के पर्वत ही पर्वत है। चाइना पीक, रडिया कांटा, स्नो व्यू, हाड़ीगढ़ी, शेर का डांडा, ये सारी पहाड़ियाँ हैं जो नैनीताल को चारों तरफ से घेरती हैं। नैना देवी मंदिर नैनी झील के किनारे मल्ली ताल के पास स्थित है। 2 ताल हैं, देखिए तल्ली, जैसे मान लीजिए कि ये ताल है ना, तो ये वाला पार्ट है तल्ली ताल, ये वाला हो जाएगा मल्ली ताल, तल्ली और मल्ली, ठीक। तो मल्ली ताल के पास स्थित प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण वर्ष 1880 में मोतीराम शाह ने करवाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसने करवाया था? 1880 में मोतीराम शाह ने। भूस्खलन के कारण नष्ट भी हुआ है और 1882 में दबी मूर्ति निकालकर यहाँ पुनः स्थापना की गई थी। तो मोतीराम शाह का नाम याद रखेंगे। काठगोदाम देखिए नैनीताल में ही आता है। कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, आखिरी स्टेशन है यहाँ पर, और इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है। ढिकाला जिम कॉर्बेट में है स्थित और इसको कॉर्बेट पार्क का प्रवेश द्वार माना जाता है ढिकाला को। मूलवी पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। भवाली नाम भी याद रखना होगा आपको, ठीक है, भवाली। न्यायकारी गोरिल
या ग्वैल या गुरु देवता के कुमाऊं क्षेत्र में 3 प्रमुख मंदिर घोड़ाखाल में स्थित हैं। ये भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। गर्जिया देवी मंदिर कोसी नदी के बीचों बीच रानी मार्ग पर स्थित है। गर्जिया देवी देखिए, जब आप कॉर्बेट नेशनल पार्क जाएंगे ना, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक म्यूजियम भी है, वहाँ पर आपको उससे पहले आपको ये मंदिर दिखाई देगा। काफ़ी भीड़ रहती है इसकी, खासतौर पर नवरात्रियों में। रामनगर रैमजे के नाम पर बसाया गया था। रामनगर 1850 में। यह कोसी नदी के तट पर स्थित है। यह मुरादाबाद काशीपुर रेल पथ का अंतिम स्टेशन है। तो ये भी सब कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। घोड़ाखाल नैनीताल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी गोली देवता का मंदिर है। स्थानीय लोग देवता को डाना ग्वैला, गौराणक खैल, बणी ग्वैल इत्यादि नाम से पूजते हैं। ये भी न्याय के देवता हैं। अब बात करते हैं टिहरी स्थल की। टिहरी नगर भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। पता ही आपको, हमने नदी के दौरान पढ़ भी लिया था इसको। ठीक है, कुछ देखिए जो पर्यटक स्थल हैं यहाँ के वो देख लेंगे। सुरकुंडा देवी मंदिर, चंद्रबदनी सिंधपीठ कांडी खाल से, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संयंत्र यहाँ पर लगा हुआ है। नाग टिब्बा 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर है, जिसका एक प्रसिद्ध ट्रैक भी है यहाँ पर। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा बहू नदी के संगम पर स्थित ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में स्थित द्रविड़ शैली का मंदिर है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित रघुनाथ देवप्रयाग में स्थित द्रविड़ शैली का मंदिर है। वेरी इंपॉर्टेंट। नरेंद्र नगर के समीप घने जंगल में स्थित टेहरी नरेश के महल को आनंद स्पा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, देखिए कितने अच्छे फैक्ट्स हैं इसमें। विश्वनाथ गुफा टिहरी की हिंदाव पट्टी में स्थित है, जिसे गुरु आदि शंकराचार्य एवं गुरु वशिष्ठ के तपस्थली में बनाया गया था। में तपस्थली भी माना गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ भी एक काफ़ी बड़ा जिला है, तीसरे नंबर पर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर वो है पाताल भुवनेश्वर। ये एक कास्ट टोपोग्राफी का एग्जाम्पल है। बहुत बड़ी गुफा है और ये शिव को समर्पित गंगोली हाट के पास पाताल भुवनेश्वर मंदिर है। गुफा के भीतर स्थित है, जिसमें सूर्य, विष्णु, उमा महेश्वर, महिषासुर मर्दिनी आदि की आपको मूर्तियां मिलेंगी। ये कई प्राचीन और उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कास्ट टोपोग्राफी होती है, उस प्रकार से ये उसका एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, 4 युगों का प्रतीक, 4 शिलाएं। इस गुफा के कई द्वार हैं, जिसमें नरसिंह, शेषनाग, रानी, धर्म, मोक्ष द्वार मुख्य हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। यहाँ जमीन से 100 मीटर की गहराई में शिवलिंग है। यह एक आश्चर्यजनक स्थान है जहाँ पाताल गंगा नदी निकलती है, बहती है यहाँ पे। फिर एक स्थान है पिथौरागढ़ में, जिसका नाम है रामेश्वर। ये पिथौरागढ़ से 35 किलोमीटर दूरी पर पूर्वी रामगंगा सरयू नदी के संगम पर है और यहाँ पर है प्रसिद्ध शिव मंदिर। हर वर्ष मकर संक्रांति को विशाल मेला लगता है। अब देखिए कुछ और फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपको याद रखने होंगे। यहाँ गोरखों का बनाया गया सीलमगढ़ किला स्थित है। अंग्रेजों ने इसको रेड फोर्ट कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों ने क्या कहा है इसको? रेड फोर्ट कहा है। सीलमगढ़ किला, रेड फोर्ट। इस नगर के समीप चंडाक मंदिर स्थित है। यहाँ मुंसियारी प्रमुख दर्शनीय स्थल है, जिसे जौहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ नारायण आश्रम धारचूला तहसील में अवस्थित है। नारायण आश्रम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंगोली हाट में महाकाली मंदिर स्थित है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित शक्तिपीठ भी है। देखिए गंगोली हाट में हाट कालिका मंदिर, महिषासुर मर्दिनी का शक्तिपीठ अवस्थित है, जो रहस्यों के कारण काफी प्रसिद्ध है। गंगोली घाट में गुफा के भीतर पाताल भुवनेश्वर मंदिर स्थित है। चलिए इसको हमने पढ़ लिया है। सरयू नदी के संगम पर शिव रामेश्वर मंदिर अवस्थित है, जो पिथौरागढ़ से 35 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, ओम पर्वत का नाम सुना होगा आपने, ये भी पिथौरागढ़ में आता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है। प्राकृतिक रूप से ओम बना हुआ दिखाई देता है। बर्फ ऐसी दिखाई देती है पड़ी हुई जैसे कि ओम लिखा हुआ हो। कैलाश मानसरोवर यात्रा जनपद पिथौरागढ़ से होकर ही गुजरती है और इसको कंट्रोल कौन करता है? कुमाऊं मंडल विकास निगम। ठीक है, और नई दिल्ली से, ठीक है, तथा उत्तर प्रदेश से उधम सिंह नगर से, नैनीताल से, अल्मोड़ा से, डीडीहाट से, धारचूला से, तवाघाट से, सिरखा गलागढ़ से, गूंजी से, बल्ली से, काला पानी से कैलाश मानसरोवर पहुंचती है। ये दरअसल ये जो मैंने पढ़ा आपके सामने, दरअसल ये रूट है।
किसका? कैलाश मानसरोवर की यात्रा का। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे अस्कोट वाले पार्ट से, और अभी के लेक्चर में आप इतना ही इसमें देखिए, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।